मैथ निश्चित रूप से जिन्होंने अच्छा किया होगा उनके लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में सबके लिए लगभग एक ही समान चीजें था। इसलिए अब ये चेक करिए कि कितना सूक्ष्म है, कितना अवेयर है आप अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, अपने दायरे के बारे में। यही आपके प्रशासन की भूमिका को तय करेगी। तो 6वीं बीपीएससी मेंस का कल जीएस पेपर 1 खत्म हो चुका है। ये एग्जाम तो 68वीं के लिए था, लेकिन संदेश है 69वीं के लिए, 70वीं के लिए और आगामी आने वाले तमाम बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न, लेवल, हर कुछ बदल चुका है, इसलिए तैयारी का पैटर्न भी बदलना होगा। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कल एग्जामिनेशन हुआ था और 6वीं मेंस का जीएस 1 का पेपर, उसको देखने के बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। नए स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो 68वीं दे रहे हैं उनके लिए मैं एक संदेश बोलना चाहूंगा। ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ही डायनेमिक था, ऑल्दो क्वेश्चन का लेवल और जो पूछने का पैटर्न था, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी थे, जो ट्रेडिशनल था उस पर नहीं पूछा गया है। फिर भी वो एग्जामिनेशन आपका बीत चुका है, पेपर 1, तो अब उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपको सोचना है जीएस 2 और एसए के बारे में। आपने देख लिया किस तरह से डायनेमिक तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है। एक बात याद रखिएगा, यदि आपका मैथ अच्छा है, बाकी चीज कैसे भी है वो सबके लिए है, वो लेवल सबके लिए है, ये सेम प्लेइंग लेवल था, ग्राउंड था, तो आपको घबराना नहीं है। सबका एग्जामिनेशन कुछ ना कुछ या उतना बेहतर नहीं गया होगा, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन होंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जिनको लगता है कि थोड़ा सा मेरा लूज गया है, तो अभी उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको हर एक स्टेप को बचाना होता है, तो अभी जीएस 2 को बचाइए और फिर ऐसे को बचाइए, वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। अभी भी आपके पास बहुत सारा मौका है। एक बात मैं और बताऊंगा, जिनका स्टैट्स बहुत अच्छा गया होगा तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। यहाँ पर मैं ये बार बार ये चीज बताता हूँ, स्टैट्स आपका जान बचाता है। यहाँ पर भी वही चीज है, जिनका स्टैट्स अच्छा गया है, स्टैट्स मान लीजिए कि उसमें आप 60 प्लस भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन का जो भी लेवल था सबके लिए समान था। एक चीज और मैं बताऊं, 67वीं का यदि प्रीवियस ईयर का स्टैट्स आपने बनाया होगा तो 68वीं में एक क्वेश्चन जो था सेम उसी पैटर्न पर वो पूछ दिया गया था, तो ये आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैट्स के जरूर देखें, आपके लिए फायदा होगा। अब आ जाते हैं मुख्य रूप से बात करते हैं। तो 68वीं वाले के लिए मैंने बोल दिया कि जो में यदि पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी आपको सोचना है कि 600 नंबर आपके पास और है, उसमें हम बेहतर करें, ठीक है ना। 300 को भूल के आगे बढ़िए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए क्वेश्चन में देख रहा हूं। ऑब्वियसली हिंट पहले ही दे दिया गया था कि जैसा ऑप्शनल हुआ था 67वीं मेंस का, उस तरह से आपको जीएस 1 जीएस 2 68 से होगा। अब यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है एसेंशियल क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 तरह के प्रश्न पूछे गए शॉर्ट आंसर में, है ना। और यहाँ पर ऑब्वियसली 38 नंबर का इसमें पूछा गया भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर रूप में देखा जाए तो ये आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है ना। हालांकि वो मॉडर्न हिस्ट्री की या मॉडर्न इंडिया के बात के अंतर्गत इसको डाल रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से नया था। लेकिन फिर भी क्योंकि छात्र पढ़ रहे थे 1858 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो उसको लिख दिए होंगे, बिल्कुल फेड आउट नहीं होंगे, क्योंकि यदि वो पीटी में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो जरूर लिख दिए होंगे। हालांकि कन्वेंशनल नहीं था। चलिए, बिरसा मुंडा आंदोलन शॉर्ट नोट्स निकला था, ये तो कोई बात नहीं है, इसमें मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इंडिगो नील विद्रोह ऑब्वियसली चंपारण सत्याग्रह से जोड़कर लिख दिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पटना क्लब से तक इस बार मैंने कहा ही था कि पटना क्लब मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट, या शॉर्ट में है या लॉन्ग में, इसका मैंने अपना जो है आरटीआई को भी दिया था, जिसको भी लिख दिए होंगे। एक है प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायनेमिक है। अब ये क्वेश्चन आप यूपीएससी लेवल के बोल सकते हैं, यूपीएससी में जिस तरह से पूछा जाता है, यूपीएससी में जैसे पूछा जाता है उस लेवल का बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन था, तो इसमें मुझे लगता है कि जो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ा सा एज था, बाकी जो बीपीएससी के प्रॉपर थे उनको थोड़ा सी दिक्कत हुई होगी। तो एक ही क्वेश्चन में भारत सरकार अधिनियम 1858 भी सही रूप से नहीं था, क्योंकि छात्र उस तरह से इसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी उनको लिखते होंगे। लेकिन एक ये क्वेश्चन हमको लगता है जहां पे सबको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शन देते हैं लिखने के लिए। पहला था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों का चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि आर्ट एंड कल्चर का आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी में 500 साल का देखिएगा तो मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं था, एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो यदि किसी ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहां पर उनको ये एडवांटेज हो गया होगा लॉन्ग टाइम में। उसी का अथवा था
ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। अब देखिए तकनीकी शिक्षा, पिछला बार पाश्चात्य शिक्षा पूछा गया था, उसी को थोड़ा सा टिल्ड करके यहाँ पे तकनीकी शिक्षा की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें यदि किसी ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, तकनीकी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को भी करने की स्थिति में होंगे, है ना। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, वही चीज है जो ये सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा विकास हुआ, लेकिन ये आलोचना क्या था कि ये जितनी भी चीजें विकास हुई सिर्फ अंग्रेज जो अपना शासन व्यवस्था था या उसको दुरुस्त करने में किए थे, ठीक है ना। उसका कुछ सकारात्मक पक्ष भी आपको देना था कि चलिए उसी के बदौलत जो है फिर धीरे धीरे बिहार में हुआ, और वर्तमान की स्थिति को भी करना था कि अभी मतलब कि जो स्थिति है तकनीकी शिक्षा इत्यादि में बिहार की स्थिति उतनी भी अभी बेहतर है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको करना था, ये तो खुद का था आपको करना था, मतलब अपने से आपको इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। तो ये बात हो गई। तो कहने का मतलब है यदि किसी ने पाश्चात्य शिक्षा या तकनीकी शिक्षा को बेहतर ढंग से किया होगा तो इसको लिखने के लिए वो एबल होंगे। तो चलिए ये इस दोनों तो आपको बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका डायनेमिक कर दिया गया, सीधा नहीं पूछा जा रहा है, अप्लाइड टाइप से पूछा जा रहा है। और यही बात मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जिसके पास अप्लाइड लिखने की कैपेबिलिटी है वो किसी भी परिस्थिति को आसानी से हैंडल कर सकता है। आइए अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। ये भी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, बीपीएससी में अमूमन ऐसा पूछा नहीं जाता है, ये यूपीपीएससी या यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। दूसरा इसका था, अब इसमें थोड़ा सा मतलब जिसके पास पहले से प्रैक्टिस नहीं होगा वो लिखने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हुआ होगा, वही यूपीएससी वाले लोग यहाँ पे एज होगा। अब दूसरा क्वेश्चन था समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये थॉट से क्वेश्चन था। तो चलिए हमको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन थॉट्स पर गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट थॉट्स से लिखे होंगे। तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले 3 क्वेश्चन 6 में लिखकर चले जाते थे वो नहीं होने वाला, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो थॉट से आप इस क्वेश्चन को यदि आता होगा तो आप बच गए होंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में जो कि करंट है और आईआर है। यहाँ पे थोड़ा सा और जो बीपीएससी ने प्रयोग किया है डायनामिकनेस देखने को मिला है। पहला देख लीजिए, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब ये देखिए 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ऑर्गेनाइज, मतलब इस तरह के अमूमन क्वेश्चन जो होते हैं ना तो कोई गेस करता है ना ही कोई टिक करता है। कौन छात्र इसको बना पाए होंगे? जो या तो YouTube पर बहुत सारा बुलेटिन आता है, चाहे वो मतलब कि दृष्टि पे हो, STDF यूपी, इस तरह का कोई भी चैनल हो, इस तरह का कोई इवेंट होता है या फिर राज्यसभा चैनल पे, तो वहां पे होता है। तो उन लोगों ने इसको देखा होगा वो बना लिए होंगे, या इसके बारे में किसी पेपर में कुछ भी पढ़ा होगा तो बना लिए होंगे। नॉर्मल छात्र के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हुआ होगा ये क्वेश्चन, पर्टिकुलरली शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। अब देखिए दूसरा था राष्ट्र संघ लोक, मतलब कि यूएन का जो गोल 16 है, एसडीजी गोल 17 जो है उसमें गोल 16 जो है उसके बारे में आपको उल्लेख करना था। तो आप इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल अननोन क्वेश्चन था। हाँ, ये अलग जरूर है कि इस तरह के छात्र तैयारी करते हैं, बस उसको रिलेट करके यहाँ पे पूछा गया था। तो ये तो बोल सकते हैं कि अनकन्वेंशनल है, लेकिन ये आपके रडार के अंतर्गत है। इस राष्ट्र के लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 शासनादेश का उल्लेख कीजिए, है ना। तो ये उसकी बात है। बिहार का अधिकार, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायी प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो इन बिहार। जैसे आपको पता है कि वो जो आरटीपीएस वगैरह है या फिर और भी जो चीजें हैं उस पर करना था। तो ये हमको लगता है कि निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बिहार के हैं और बिहार के जो मूलभूत चीजों को जानते हैं। तो इसमें आपको ये आपका किताबी ज्ञान नहीं है, कम से कम ये तो आपका आसपास का ज्ञान है, बस आपके पास लिखने की शैली, आप इसको आप कवर कर पाएंगे। अब है बिहार राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसी से हूबहू सेम मतलब क्वेश्चन जो था GS2 में था 67 में, वो 38 नंबर में था, ठीक है ना। 36 नंबर में था, पता नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, अच्छा 36 नंबर में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह कह सकते हैं अनकन्वेंशनल तो नहीं कह सकते हैं, बस हाँ डायनेमिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट इसको निश्चित रूप से छात्र पढ़ाने में स्थिति में होंगे। 2 सोलर प्लांट आपको पता है एक मतलब औरंगाबाद में कहीं पर खोलने का बात किया जा रहा है और भी बिहार में तलाशा जा रहा है, मतलब सरकारी भवनों पर सोलर की प्लेट लगाने की, मतलब जो भी चीजें हैं उसका आपको करना था अपने दिमाग से लगा करके, है ना। अब आइए आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2, ऑब्वियसली साथ निश्चय पार्ट 2 से 66 में क्वेश्चन था। सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आपको सुशासन कार्यक्रम है ना का जो है प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस, उसको देखना था कि उसका कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन कौन सा योजना जो है मतलब सुशासन के लिए बेहतर है, अभी तक लागू हुआ या नहीं लागू हुआ, क्या उसमें लूप होल है, तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो ये आपका, चूंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखिए इसमें नंबर भी दे दिया गया है, एक में 8 नंबर है, एक में 8 नंबर है, एक में 7 नंबर है, तो ये नंबर भी आपको दे दिया गया था कितना कितना है। तो ये आपको शॉर्ट टाइप का था।
शॉर्ट टाइप निश्चित रूप से यदि आपने 1 से 1.5 पेज में लिखा होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया होगा। यदि 1 से 1.5 पेज में नहीं लिखा होगा तो मे भी आपका क्वेश्चन भी छूट गया होगा, क्योंकि इसका बुक ही बहुत सारा हुआ है। लोग उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जहां आपको पहले 6 क्वेश्चन लिखना था, वहां पे लगभग क्या बिल्कुल 14 क्वेश्चन लिखना होता है, तो आपके लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा का नियम क्या है? आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा, गेम चेंजिंग होगा, मतलब खेल परिवर्तक गेम चेंजिंग होगा? अपने उत्तर के समर्थन में उत्तर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, कोई भी इसको, हमको तो नहीं लगता है कि गेस किया होगा। कुछ दिन पहले इस संबंध में न्यूज आया था पेपर वगैरह में, तो कोई वही बात है जो आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था। देखिए न्यूज आर्टिकल से टाइप का यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो रहा है। एक तो स्कॉट वाला या फिर कोई बहुत सारा आजकल यूट्यूब पर आता है शॉर्ट नोट्स, या फिर एक लेक्चर टाइप का वीडियो आता है, उन सबको यदि कोई ने पढ़ा होगा या फिर किसी किताब में इस तरह की चीजों को पढ़ा होगा लेख, उनके लिए फायदा होगा। गेस वर्क यहाँ पे अब नहीं चलने वाला है, सीधी सी बात है। आपका दायरा विस्तृत होना चाहिए, अपने आप को पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया। और एक है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आलोचना या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए किसका? कि आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, और उसके बाद जो कॉलेजियम का जो था दायरा था। हालांकि कॉलेजियम इसमें सीधे तौर पर नहीं लिखना है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर का देना है। और उसका जो आलोचनात्मक परीक्षण किया गया था उपराष्ट्र किसके द्वारा किया गया था? उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो क्या आप इस समझते हैं कि बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए, ठीक है ना। तो आप उसको लिखना था। तो ये भी आपका वही है, बिल्कुल जो है एक तरह से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं या फिर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो करेंट अफेयर एक ये राष्ट्रपति वाला ठीक ठाक है ना। उसके बाद आप देखिए, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर तो बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। ये तो बेस्ट क्वेश्चन था, निश्चित रूप से इसमें सब लोग बनाए होंगे। अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत की अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने में विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः स्थापित कर पाएगा, मतलब उसी को डिफाइन करके किया गया। तो इसको निश्चित रूप से आप लोग बना पाए होंगे। और देखिए इसको तो मैंने भी गेस किया था, ये G20 और ये वाला सीरिया में तो तुर्की में भूकंप आपको राष्ट्र संघ की पहुंच का है ना, वहां पे आपको करना था। डायरेक्ट ऑपरेशन दोस्त के बारे में नहीं था, बल्कि राष्ट्र संघ के बारे में था। उसका आपको क्या क्या वहां किया गया था। लेकिन आप चूंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो वहां ऑपरेशन दोस्त के इंडिया के भूमिका को भी, मतलब राष्ट्र संघ के भूमिका को जो भी था वहां करते हुए इंडिया की भूमिका को भी यहाँ पे लिख सकते थे, तो हो जाता। अभी देखिए सेक्शन 3 में जो पहला क्वेश्चन है हूबहू 67वीं में जो पूछा गया था उसी के पैटर्न पर है। ये 3 लेवल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और एक जो देखिए, एक इसी का जो और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको हूबहू 66वीं में जो पूछा गया था, एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन उस तरह का है, प्रॉफिट परसेंटेज इनकम एक्सपेंडिचर। तो आपको बनाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत। अब ये भी क्वेश्चन जो है आपको, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपको जो 12 आगा आ रही है लेख है। तो मैथ निश्चित रूप से जिन्होंने अच्छा किया होगा उनके लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में सबके लिए लगभग एक ही समान चीजें था। और अभी किसी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है 68 के कैंडिडेट के लिए, अभी दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। क्योंकि अभी आपको GS2 में इसी तरह से डायनामिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और GS में वहां से आपको डिसाइड होने वाला है। तो ये था क्वेश्चन का लेवल। तो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब सबसे बड़ी बात है, यदि कोई 69वीं के कैंडिडेट देख रहे हैं, 70वीं के देख रहे हैं, या फिर आगामी BPSC मेंस के देख रहे हैं, तो देखिए अब जो है चाहे वो PT हो या मेंस हो, आपको अपना दायरा विस्तृत करना पड़ता है। एक बात आप समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या क्या होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल एक समग्र दायरा से। अपना ऐसा नहीं कि आंख कान बंद कर लिए, सिर्फ कुछ किताबों को देख लिए हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। या कोई नोट्स को देख लिए, पेपर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन यूट्यूब हो या फिर कोई जनरल हो, उसको लगातार देखना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आपको उठाकर दे दे। आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन BPSC अब वो नहीं चेक कर रही है। BPSC अब ये चेक कर रही है कि कितना सूक्ष्म है, कितना अवेयर है आप अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, अपने दायरे के बारे में। यही आपके प्रशासन की भूमिका को तय करेगी। तो इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, जो भी चीजें हैं, ऑनलाइन हो, आर्टिकल, ये सब है। करंट और इसके आसपास, मतलब करंट अफेयर्स, चाहे वो अपने देश का हो, बिहार का हो, इंटरनेशनल हो, और अपने आसपास होने वाले घटनाओं से आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और UPSC पैटर्न को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। UPSC पैटर्न को या 10 साल का क्वेश्चन को, या निश्चित रूप से आपको मेंस में भी देखना पड़ेगा। PT में तो देखना ही है आपको, जो 69वीं कैंडिडेट है। UPSC के 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को आपको देखना ही है ना। BPSC के भी क्वेश्चन को देखना है, लेकिन आपको अब मेंस के लिए भी इस तरह से देखना पड़ेगा और होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो यही सारी बातें हैं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है।
चाहे व्हाट्सएप के कैंडिडेट हो चाहे बाकी कैंडिडेट हो। हाँ, अब ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि अब जाकर के यहाँ पे स्टेबल हो गया कि आपको मेंस का सिलेबस कैसे है, कैसे जाना वाला है, तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार बेस्ड स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो ये बार बार जो ट्रांजिशन फेज था, कम से कम मेंस में आकर तो यहाँ पर अटका है, तो निश्चित रूप से छात्र इसको अडॉप्ट करेंगे और अपनी तैयारी को इस लेवल पर लाएंगे और सफलता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। घबराना नहीं है, तैयारी को जारी रखिए। 68वीं वालों के लिए भी अभी 2 पेपर है और 69वीं वालों के लिए भी 70वीं वालों के लिए भी आपको अलग से बताया जाएगा। हाँ, बहुत सारे छात्र ये भी मैसेज कर रहे थे कि जो बीपीएससी टीचर है उसके बारे में बताइए। देखिए, उसका सिलेबस आने में वाला है, एक बार सिलेबस आ जाता है तो उसके संबंध में टेलीग्राम पर या फिर कहीं पर आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टीचिंग का जो भी कुछ है उस मतलब जो भी चीजें हैं या मटेरियल है वो तो मुझे भी पता है, और इधर जो 50 नंबर का आपको जो करेंट जो बिल्कुल बीपीएससी का जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो भी मुझे पता है। तो निश्चित रूप से मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा, लेकिन पहले एक बार सिलेबस आने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू।